हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर। तो आज के हम क्वेश्चनों पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यानी संविधान सभा जो गठन संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसका आधार क्या था? ऑप्शन आपके सामने। नंबर 1 पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2 नंबर पे कैबिनेट मिशन योजना, 3 नंबर पे राज्य विधानमंडलों में प्रस्ताव, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी इनमें से किसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ से हम बात करें तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आई थी। जब भारत आई थी 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम बात करें तो यह एक 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्यीय आयोग था? 3 सदस्यीय आयोग। यानी कि इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 इसके सदस्य थे। यहाँ से हम बात करें तो पैथिक लॉरेंस तो वो संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन योजना का गठन हुआ था इसके अध्यक्ष थे। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो आपको याद रखना है पैथिक लॉरेंस वो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके 2 सदस्य थे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन में है वो इसका सदस्य नहीं था। तो आपको याद रखना है कि किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था वो संविधान सभा का निर्माण, साथ साथ आप भी लिख सकते हैं, संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा के चुनाव करवाना था। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण करना और संविधान सभा के चुनाव करवाना, यह कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी, कुल सदस्य संख्या वो रखी गई थी 389। कितनी रखी गई थी? 389 रखी गई थी। चुनाव जो इसके करवाए गए थे वो जुलाई 1946 में करवाए गए थे। इन 389 सदस्यों में से मैं आपको बता दूं 292 सदस्य भारत ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे और 4 सदस्य वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उस जमाने में होते थे जैसे आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसी प्रकार से उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे भारत में, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग। ये 4 उस समय जो भारत में है केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो याद रखें संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना थी जो 1946 में भारत आई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देना आपको, मसौदा समिति। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो अपना उत्तर होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन एग्जामिनर भी क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है आजकल, क्योंकि उसको पता है प्रारूप समिति सभी रट के आए, इसलिए वो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको बता दूं चाहे वो प्रारूप समिति पूछे या वो मसौदा समिति पूछे या वो ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, ड्राफ्टिंग कमेटी, तीनों एक ही नाम होते हैं। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तीनों एक ही नाम है। तो आपको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आप सबको पता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना है
संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी, या बोले संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इन्हें संविधान का जनक भी कहते हैं। संविधान का क्या कहते हैं? जनक या पिता। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? पता होगा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश है वो भारत में किस समिति ने की थी? यानी कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था के विकास क्रम के लिए जो अलग अलग समय पे जो समितियां बनाई गई थी, उसके बारे में हम बात करें तो निम्न में से किस समिति ने वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश भारत में की थी? तो वो आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था, इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश भारत में की थी। तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। आपको पता होगा, हम आपको बता देता हूँ कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था ये लागू हुई थी 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नागौर से किया था। नागौर का एक आपका गांव आता है बगदरी गांव, बगदरी गांव नागौर से इस व्यवस्था का यहाँ से उद्घाटन है वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। तो पूछ रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत वो भारत में कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? बगदरी गांव नागौर से हुई थी। उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की थी वो आपके बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बात करें तो आपको पता होगा ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पे जिला परिषद होती है। तो 3 भागों में इसको बांट करके, 3 स्तरों में बांट करके और व्यवस्था का है वो विघटन किया गया है या व्यवस्था को बांटा गया है, तो इसे कहते हैं त्रिस्तरीय। तो ये जो व्यवस्था की सिफारिश की थी वो बलवंत राय मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है। देखो भारत की जो व्यवस्थापिका है, या मैं आपको बताऊं, सरकार जो होती है, सरकार के 3 भाग होते हैं। सरकार के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका जो है उसे संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। संसद किसको कहते हैं? व्यवस्थापिका। आप इसे व्यवस्थापिका बोल सकते हैं, संसद बोल सकते हैं, पार्लियामेंट बोल सकते हैं। संसद वो किससे बनती है? तो आप याद रखें, भारत में संसद के 2 सदन हैं। संसद के सदन, संसद के सदन कितने हैं? 2। कौन से कौन से? सभी को पता है, लोकसभा व राज्यसभा। कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा व राज्यसभा। लेकिन इनके अलावा संसद के अंग 3 होते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं? अंग 3 होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं? अगर आपसे इतना ही पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपका उत्तर होगा संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, संसद के कितने अंग होते हैं? तो अंग संसद के 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अथवा यही भी पूछना चाहता है कि संसद वो किन से मिलकर के बनती है? तो संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर के संसद बनती है। राष्ट्रपति के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी, लाइन को ध्यान से सुनना,
अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रपति है वो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति है वो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के बनती है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जब संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद हो तो उसे सुलझाया जाता है। यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी साधारण विधेयक को लेकर के अगर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे सुलझाने का उनसे किस प्रकार किस प्रक्रिया द्वारा उसे सुलझाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो देखो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा उस मामले को सुलझाया जाता है। संयुक्त बैठक के बारे में हम बात करें तो संसद की संयुक्त बैठक है वो बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। बुलाती है मगर कार्यकारी। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से यही है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। देखो संसद का संयुक्त अधिवेशन या संसद की संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, हमेशा याद रखें। इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ से है तो वो यही है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो हम सोचते हैं कि राज्यसभा वो संसद का उच्च सदन है तो उसका जो अध्यक्ष होता है सभापति, जो राष्ट्रपति होता है वो करेगा या राष्ट्रपति करेगा या प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन नहीं, ये जो अधिकार दिया गया वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है, स्पीकर को दिया गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम यहाँ से बात करते हैं संयुक्त बैठक के बारे में। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा संयुक्त बैठक है राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन कई बार पूछा जाता है या पूछ लिया जाए कि संसद की संयुक्त बैठक आज तक कितनी बार बुलाई गई है। तो संसद की संयुक्त बैठक या संसद का संयुक्त अधिवेशन आज तक 3 बार बुलाया गया है। कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। पहली बार जो बुलाया गया था वो बुलाया गया था 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पर। किस अधिनियम पर? दहेज निरोधक अधिनियम। भारत सरकार द्वारा दहेज को लेकर के अधिनियम बनाया गया था, दहेज निरोधक अधिनियम, उसके ऊपर यह बुलाया गया था। देखो इस अधिनियम के बारे में मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से इस अधिनियम को लोकसभा ने पारित कर दिया था लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया। लोकसभा ने पारित कर दिया था, राज्यसभा ने पारित नहीं किया। जब इस विधेयक को राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति को कहकर के संयुक्त बैठक बुलवाई। राज्यसभा ने कहा कि ये दहेज निरोधक अधिनियम आप वर्तमान में ला रहे हो, इसका आने वाले समय में बहुत ज्यादा दुरुपयोग होगा, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, हमें तो पास करवाना है। मैं आपको बता दूं वर्तमान में ये ही दहेज निरोधक अधिनियम भारत में लागू है, जिसके तहत आए दिन अखबार में आपको केस मिलते हैं। दहेज हत्या का केस आपको मिल जाएगा, दहेज उत्पीड़न का केस आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग मैं एक टॉपिक बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना कि वाकई में इसका कितना दुरुपयोग होता है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, राजस्थान के मुख्य सचिव हुए हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव हुए हैं ओपी मीणा, मुख्य सचिव। केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के स्तर का आदमी होता है, अधिकारी जो होता है मुख्य सचिव, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से हम देखें राज्य में तो सबसे बड़ा प्रशासन का जो अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। वैसे अगर हम बात करें राजनीतिक सोपान की हम बात करें तो राजनीतिक सोपान में राज्यपाल होता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वो
आपका मुख्य सचिव होता है ओपी मीणा। इनकी पत्नी आर एस अधिकारी, आर एस ऑफिस, इनकी पत्नी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओपी मीणा राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, इनकी पत्नी है वो एक आर एस अधिकारी है। इनके एक पुत्री है जो वर्तमान में लंदन में रहकर के अपनी पढ़ाई कर रही है। ये बात उस समय की है जब ओपी मीणा राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर थे, आज से 2-3 साल पहले की बात। इनकी पुत्री ने लंदन से सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि मेरे पापा मेरी मम्मी से दहेज मांगते, पापा मम्मी से क्या मांगते, दहेज मांगते। मेरे लिए विचारणीय मुद्दा या विचारणीय बात तब हुई, अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये लंदन पढ़ने के लिए गई है तो 12th स्टैंडर्ड के बाद में गई, कम से कम ये बेटी इनकी होगी 20 साल। कितने साल की होगी? 20 साल। यानी कम से कम इनकी शादी को 20 साल तो हुए ही है। ऐसा नहीं कि शादी वाले दिन ही बेटी का जन्म हो गया, 1 साल बाद में हुआ होगा कम से कम। इतना टाइम तो खैर लगता ही आदमी। मैं मानता हूँ कि इनकी शादी को कम से कम 21 या 22 साल हुए। अगर किसी व्यक्ति ने इतने सालों में दहेज नहीं मांगा तो इतने साल बाद में वो दहेज नहीं मांग सकता। और साधारण व्यक्ति की तो देखो बात अलग है, लेकिन आर एस अधिकारी खुद इनकी पत्नी है, ये खुद मुख्य सचिव है, तो मेरे हिसाब से इनको कोई आवश्यकता नहीं थी दहेज मांगने की। तो मेरा बताने का बस इतना ही अर्थ था कि इसका वर्तमान में दुरुपयोग हो रहा है, बाकी किसी को हट करने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो मैं आपको बता रहा था कि 1961 में पहली बार ये अधिनियम बनाया गया, दहेज निरोधक अधिनियम, और इस अधिनियम पे संसद की संयुक्त बैठक पहली बार बुलाई गई थी। दूसरी बार जो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो 1978 में बुलाई गई थी। 1978 में बुलाई गई थी बैंकिंग सेवा अधिनियम पर, बैंकिंग सेवा अधिनियम, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। और तीसरी जो बैठक बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 2002 में, आतंकवाद निरोधक अधिनियम पर, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। तो आपको याद रखना है संसद की संयुक्त बैठक है वो कब बुलाई, किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आज तक कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। सबसे पहले 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पे, दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम पे, तीसरी बार बुलाई गई है 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पे। यह आपको याद रखना है। कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार। अगले क्वेश्चन पर हम यहाँ से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किस आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, दोनों के आधार पे, इनमें से कोई नहीं। तो देखो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पे, किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। यानी जनसंख्या के आधार पे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में एक व्यक्ति प्रति 10 लाख लोगों को चुना जाता है। कितने लोगों पर? 10 लाख लोगों पर। देखो यहां से मैं आपको बताऊं, जब तक राज्य की जनसंख्या 50 लाख है, कितनी है? 50 लाख। तो 50 लाख की जनसंख्या तक प्रति 10 लाख लोगों पर, प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव होता है। यानी 50 लाख की जनसंख्या तक प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव होता है। इसके बाद में जैसे ही जनसंख्या वृद्धि आगे होती है तो प्रति 20 लाख की वृद्धि पर, प्रति 20 लाख पर एक अतिरिक्त सदस्य चुना जाएगा। तो ये आपको याद रखें, राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व वो जनसंख्या के आधार पर है,
50 लाख की जनसंख्या तक प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है, और 50 लाख के बाद में जब जनसंख्या आगे बढ़ती है तो प्रति 20 लाख की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सदस्य का चुनाव यहाँ से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी संसद का जो सदन है राज्यसभा, उसे भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा जो होती है उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती, इसलिए इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। यानी इन तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो राज्यसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है ही नहीं कि राज्यसभा को भंग किया जाए। राज्यसभा वो एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद में इसके 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्य आते रहते हैं। तो याद रखें, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से प्रभावित है? यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया वो किस देश से अपनाई गई है? तो मैं आपको बता दूं, यह प्रक्रिया अपनाई गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी संविधान संशोधन प्रणाली वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और संविधान संशोधन प्रणाली का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। किस अनुच्छेद में? 368 में। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। संविधान है वो संसद है वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। यह शक्ति से अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है, और संविधान संशोधन प्रणाली है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, या राष्ट्रपति। विधि अधिकारी का मतलब होता है कानूनी अधिकारी। विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी होता है कानूनी अधिकारी। यानी सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता जो होता है, कानूनी अधिकारी जो होता है सरकार, भारत सरकार का। और भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, या सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखें आप, महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में जनगणना करवाई जाती है। यानी भारत में जनगणना का कार्य वो किसके द्वारा करवाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जनसंख्या एवं जनकल्याण मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो देखो मैं आपको बता दूं, जनगणना वो गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है। जनगणना किसके द्वारा करवाई जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। जनगणना है ये संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का। भारत में जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल से होती है। कितने वर्ष के अंतराल से होती है? 10 वर्ष के अंतराल से होती है, और गृह मंत्रालय द्वारा करवाई जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।